आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि मज़दूरी जो है उसका निर्धारण किस तरीके से होता है। जैसे कि हम जानते हैं जो उत्पादन के साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, जिसके अंदर हम भूमि के रिगार्डिंग हमने पढ़ा कि भाई भूमि के रिगार्डिंग बदले में जो है किराया दिया जाता है। किराया किस तरीके से डिसाइड होता है, अलग अलग तरीके की थ्योरी पढ़ी हमने, रिकार्डो की पढ़ी, मॉडर्न पढ़ी, क्वासी रेंट वगैरह क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली। अब अगला जो है वो है मज़दूरी। मज़दूरी किसको देते हैं हम? मज़दूरी हम देते हैं श्रमिक को। ठीक है, जब भी हम उत्पादन के जो साधन होते हैं उसमें से अगर हम यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेबरों का यूज़ होता है। उत्पादन के साधनों के अंदर क्या होता है? उत्पादन के साधनों के अंदर जो एक तो होता है भूमि, एक होता है श्रम, एक होता है पूंजी, एक होता है उद्यम। तो यहाँ पे जो है जो फैक्टर है वो क्या है? वो है श्रमिक। श्रमिक को अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर श्रमिक को अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करते हैं तो ये इसको हमें क्या देनी पड़ेगी? इसको हमें देनी पड़ेगी। अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर श्रमिक का उपयोग करते हैं, श्रमिक का यूज़ करते हैं, तो हमें उसकी सर्विस के बदले के अंदर जो हमको उसको देना पड़ेगा वो क्या है? वो जो है वो होती है मज़दूरी। ठीक है, अब हम उसका उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं? उपयोग जो है हम इसका मतलब पहले हम समझेंगे वेजिस क्या होती है, मज़दूरी क्या होती है। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी लेबर का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको बदले में जो हमें देना पड़ता है वो मज़दूरी कहलाती है। ठीक है, तो उपयोग जो है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है फिज़िकली और दूसरा एक होता है फिज़िकल, और एक जो होता है वो होता है मेंटल। ठीक है, फिज़िकल का मतलब क्या होता है? फिज़िकल का मतलब होता है कि भाई शारीरिक हम जो है काम कर रहे हैं, मतलब मेहनत का काम है, बॉडी चलानी है। और मेंटली काम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिमाग चलाना है। ठीक है, मतलब लाइक कहीं बैठ के दिमाग लगाना है, कंप्यूटर वगैरह पे जॉब करनी है, तो भैया वो होती है मेंटली। ठीक है, और फिज़िकली का मतलब कहीं हाथ पैर चलाने और काम करना है। तो हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेबर दो तरीके की होती है अब या तो वो रिप्यूटेड जॉब होगी या वो अनरिप्यूटेड जॉब होगी। अनरिप्यूटेड होगी तो फिज़िकल काम करना पड़ेगा, और रिप्यूटेड होगी तो मेंटली काम करना पड़ेगा दिमाग से। तो या तो शारीरिक, ठीक है, या तो शारीरिक काम करना पड़ेगा या भाई दिमाग का काम करना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ों के बदले में हम उसका यूज़ कर रहे हैं, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हमें उसको देनी पड़ेगी मज़दूरी। अकाउंट्स की लैंग्वेज में तो फिर भी दोनों चीज़ें अलग होती हैं। अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको वेजेस कहते हैं और इसको सैलरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में दोनों को सेम ही तरीके से ट्रीट किया जाता है, दोनों को मज़दूरी ही कहते हैं। अच्छा, चलो ये तो बात हो गई मज़दूरी क्या है, कि भाई जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी बंदे को यूज़ कर रहे हैं फिज़िकली या मेंटली, तो हमें उसको जो बदले में देना पड़ेगा वो जो है वो वेजिस होती है। अब अगर हम बात करें मज़दूरी, लेंगे मज़दूरी के प्रकार। मज़दूरी के अगर हम प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो मज़दूरी बेसिकली दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं पहली जो होती है वो होती है नॉमिनल वेजेस, और दूसरी जो होती है वो होती है रियल वेजेस। तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। नॉमिनल वेजेस जो है किसको कहते हैं और रियल वेजेस जो है वो किसको कहते हैं? अभी तक आपने जो पढ़ा है, या जो हम आपको अगर जो लगता है, भाई मैंने बोला किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम किसी लेबर का यूज़ करते हैं उसको पैसे दे रहे हैं, तो अभी तक हमने जो सुना है जो वो पैसे मिल रहे हैं, मान लो मैं कह रहा हूँ भाई कि मेरी जो सैलरी है वो जो है 10,000 है। ठीक है, तो जितनी भी, ये कह सकते हो नॉमिनल वेजेस क्या होती है? नॉमिनल वेजेस का मतलब होता है कि मज़दूरों को किया गया भुगतान। हम यहाँ पे लिख देते हैं मज़दूरों को
किया गया भुगतान, किया गया भुगतान, मज़दूरों को किया गया जो भुगतान होता है वो क्या होता है, वो नॉमिनल वेजेस होती है। जैसे कि मैंने बोला भाई एक ये लेबर है, इसकी जो सैलरी है 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 30,000 है, 25,000 है, कितनी भी उसकी सैलरी हो, ये जो 10,000 रुपये है, ये जो 10,000 रुपये है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है नॉमिनल वेज। ठीक है, नॉमिनल वेज, या इसको हम जो है मनी वेज भी कह सकते हैं, नॉमिनल वेज या मनी वेज। आप ये भी कह सकते हो कि मुद्रा में किए गए भुगतान को, मुद्रा में किए गए भुगतान को, मुद्रा में किए गए भुगतान को, मुद्रा में किए गए भुगतान को मनी वेज या नॉमिनल वेज जो है ये कहते हैं। ठीक है, तो मतलब हमें जो कैश में जो सैलरी मिलती है, हमें जो कैश में सैलरी मिलती है, जो हमें हाथ में आती है, वो नॉमिनल वेज होती है, जो अभी तक हमें पता है नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर जो हमने सुना है, तो वो होती है नॉमिनल वेज या मनी वेज। अगर आप इसको क्या कहते हैं, या अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो मौद्रिक, मौद्रिक आप इसको लिख सकते हो मौद्रिक, मौद्रिक मजदूरी, ये आप इसको लिख सकते हो हिंदी में। ठीक है, अच्छा अब आती है दूसरी बात, तो फिर रियल वेज क्या होता है, इसको कहते हैं वास्तविक, इसको कहते हैं वास्तविक मजदूरी। अब ये क्या दिक्कत होती है, इसको ज़रा समझेंगे। एक होती है नॉमिनल और एक होती है रियल। नॉमिनल मैंने बोला भाई क्या कहते हैं, हमारे को जितनी सैलरी मिलती है मुद्रा के रूप में, वो जी नॉमिनल होती है। ठीक है, लेकिन रियल क्या होती है, रियल वेजेस का अपना ही फॉर्मूला है। रियल वेजेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है W/P। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस फॉर्मूले को समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे W का जो मतलब है वो है नॉमिनल। ठीक है, P का क्या मतलब है, P का मतलब है यहाँ पे इन्फ्लेशन भी कह सकते हो। ठीक है, या प्राइस इंडेक्स भी इसको जो है, प्राइस इंडेक्स भी इसको जो है कह सकते हो। इसका मतलब ये होता है, रियल वेजेस का मतलब ये होता है कि आपके पास मुद्रा के रूप में जितनी भी मजदूरी है, ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं, इसका अर्थ लिखते हैं पहले। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मुद्रा के रूप में, मुद्रा के रूप में जो मजदूरी हमारे पास है, मुद्रा के रूप में जो मजदूरी हमारे पास है, उससे हम कितनी वस्तु व सेवाएं खरीद सकते हैं, कितनी वस्तु व सेवा खरीद सकते हैं किसी निश्चित समय पर, ये लिख दीजिए, किसी निश्चित समय पर। ठीक है, मतलब कि एट अ पर्टिकुलर टाइम हमारे पास जितनी भी हमारे हाथ में पैसा है, उस पैसे से हम मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर किसी निश्चित समय पे उससे कितनी वस्तु और सेवा को खरीद सकते हैं, वो होती है हमारी रियल वेज। मतलब समझिए ज़रा, मतलब कहने का ये हुआ कि मान लीजिए मैंने बोला भाई आपकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, और पहले जो एक गुड्स था वो जो था वो 5,000 रुपये का था। बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो, 5,000 रुपये का था। ठीक है, तो आप कितने गुड्स खरीद सकते हो भी उस 10,000 रुपये में? आप गुड्स खरीद सकते हो दो वस्तु आ सकती है उसके अंदर। लेकिन अगर यही गुड्स जो पहले आप 5,000 में खरीद रहे थे, अगर इस गुड्स के प्राइस बढ़ जाएं, आपकी सैलरी 10,000 रुपये ही है, लेकिन इसके पैसे बढ़ जाएं, ये हो गया 10,000 रुपये का, तो अब ये कितने आ सकते हैं? अब ये आ सकते हैं 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रियल वेज है ना वो घट गई। रियल वेज का मतलब क्या होता है
कि आपके पास हाथ में जितने भी पैसे हैं जो आपको मजदूरी मिली है, उससे बाज़ार के अंदर आप कितनी वस्तु खरीद सकते हो। तो जैसे जैसे बाज़ार के अंदर महंगाई बढ़ती है, ठीक है, जब इन्फ्लेशन होती है, जब वस्तु और सेवा के प्राइस बढ़ते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी सैलरी उतनी रह जाएगी 10,000 रुपये, तो आप पहले की अपेक्षा उससे कम वस्तु को अब जो है आप खरीद पाओगे। उतनी वस्तु आप नहीं खरीद पाओगे जितनी वस्तु आप पहले खरीद रहे थे। जैसे अब लोग कहते हैं कि भाई, जो पुराने लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमारे टाइम में तो हमारी सैलरी इतनी थी, 100 रुपये थी, 200 रुपये थी, पूरा घर चल जाता था। लेकिन आज क्या उस 100-200 रुपये से हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई वो गुड्स एंड सर्विसेज जो उस टाइम पे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के आते थे, वो आज इस टाइम पे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के नहीं है। उस हिसाब से इन्फ्लेशन भी हो चुकी है। तो जब भी किसी वस्तु के गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जब बढ़ते हैं, तो उससे हमारी रियल वेज क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि हम अब उस मुद्रा से हम जो है कम वस्तु और सेवा को खरीद पाते हैं। तो रियल वेज का मतलब क्या है? रियल वेज का मतलब है हम कितनी वस्तु और सेवा खरीद सकते हैं, जितनी भी हमारे पास मुद्रा के रूप में मजदूरी है। तो मजदूरी क्या होती है ये मैंने आपको बताया। मजदूरी कितने तरीके की होती है, नॉमिनल क्या होती है और रियल क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? ठीक है, नॉमिनल वेज तो हो गया बात कि ठीक है नॉमिनल क्या होती है, रियल क्या होती है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस जो सबसे ज़्यादा जो होती है ना, वो होती है रियल वेज की। जो इम्पोर्टेंस जो होती है वो होती है रियल वेज की। रियल वेज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अब ऐसा क्यों? जैसे कि देखो, एक एग्जांपल समझिए, रियल वेज की इम्पोर्टेंस क्यों है। मान लीजिए एक उदाहरण हम यहाँ पे लेते हैं, 2 व्यक्ति लेते हैं, एक आप हो, ठीक है, और एक मैं हूँ, ठीक है। आपकी जो सैलरी है वो है 30,000 रुपये और मेरी जो सैलरी है वो है 28,000 रुपये, ठीक है। अब आपकी जो सैलरी 30,000 रुपये है, इसमें से आपको जो है घर का किराया देना पड़ता है 7,000 रुपये का, ठीक है। 7,000 रुपये का आपको किराया देना पड़ता है। तो आपके पास कितने पैसे रह जाएंगे? आपके पास पैसे रह जाएंगे 23,000 रुपये। मुझे कोई किराया ही नहीं देना पड़ता। मेरा खुद का घर है या मेरे को कंपनी ने घर दे रखा है, तो मेरा किराया नहीं जाता, जीरो। मेरे पास कितने पैसे रह गए? मेरे पास पैसे रह गए 28,000 रुपये। अब देखिए, ये जो क्या है, आपको मिल लेते 30,000 रुपये, मुझे मिल लेते 28,000 रुपये। ये क्या है? ये तो हमारी नॉमिनल है। ये क्या है? ये तो हमारी नॉमिनल वेज है। लेकिन अगर हम रियल की बात करें, अभी तो ऐसे दिख रहा है कि आपकी तनख्वाह ज़्यादा है और मेरी तनख्वाह कम है, तो अभी तो लोग आपको इम्पोर्टेंस देंगे कि नहीं यार, ये लड़का ज़्यादा कमाता है, 2,000 रुपये, 30,000 इसकी सैलरी, इसकी 28,000 है। अभी तो आपकी दिख रही है। लेकिन जब हम उसके अंदर घुस के बात करें रियल की, तो पता चलेगा मेरी ज़्यादा है तब, क्योंकि आपको तो आपकी अभी परचेजिंग पावर कितनी है भाई? 30 में से 7,000 का तो किराया ही चला जाएगा आपका, और केवल कितने पैसे रह जाएंगे? केवल 23,000 रुपये रह जाएंगे आपके पास। और आप अब इस 23,000 से बाज़ार के अंदर वस्तु और सेवा खरीद सकते हो, जबकि मुझे तो कुछ देना ही नहीं है किराया वगैरह। मेरे पास 28,000 रुपये है बाज़ार के अंदर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए। तो ये जो रियल वेज जो होती है ना, रियल वेज, इसको कई सारे फैक्टर जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या कहते हैं, वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले तत्व ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने ये बताया, ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रियल वेज को क्या करते हैं, रियल वेज को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये ज़रा आप सबसे पहली बात समझेंगे। जैसे जो मैंने ये चीज़ बताई यहाँ पे आपको, इसको जो है यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसको जो है यहाँ पे हम कहते हैं इंसिडेंशियल, क्या कहते हैं इसको यहाँ पे हम जो कहते हैं वो कहते हैं इंसिडेंशियल बेनिफिट्स।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपको तो जो है क्या कहते हैं, आपको तो जो है भैया अपना घर का किराया देना पड़ता है 7,000 रुपये का, और मेरे को कंपनी देती है घर रहने के लिए। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, जो अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ऐसे घर देती है रहने के लिए, या इनफैक्ट कंपनियां खुद किराया भी देती हैं कि जहाँ मर्जी रहो। उसको कहते हैं, एक को HRA कहते हैं, एक को RFA कहते हैं। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अकस्मक लाभ। तो अगर आपको आपके संगठन के अंदर, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे कुछ फ़ायदे मिल रहे हैं, भले ही आपकी नॉमिनल कम है, लेकिन आपकी जो रियल वेज है वो उन दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, जिनको अपनी उन सैलरी में से कुछ अदर खर्चे करने पड़ते हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। दूसरा जो है वो है वर्किंग कंडीशन। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या होता है? अब वर्किंग कंडीशन का हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं, वर्किंग कंडीशन की हम ये बात नहीं कर रहे कि एक ठेले वाले की बात कर रहे हैं और एक कंपनी में बैठे इंसान की बात कर रहे हैं। वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए 2 जॉब हैं, ठीक है। एक जॉब है A और एक जॉब है B। ए जॉब में लिखा है सर इसका मतलब होता है इंसिडेंशियल। लिखा क्या है? हाँ हाँ, आकस्मक ही लिखा हुआ है, वो यही लिखा हुआ है। अकस्मात। हाँ, तो ये लिखा हुआ है ये। अब यहाँ पे समझिए वर्किंग कंडीशन, यहाँ पे लिख दीजिए हिंदी में कार्य परिस्थितियाँ। इसका मतलब क्या होता है? कार्य परिस्थितियाँ। मान लीजिए 2 जॉब है। एक तो जॉब है ए जॉब जो है यहाँ पे आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी और केवल 5 दिन काम करना है, मंडे से फ्राइडे। सैटरडे संडे ऑफ है, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ है, और हफ्ते में एक और छुट्टी ले सकते हैं 5 दिन के अंदर भी, ठीक है जी। यहाँ पे 2 छुट्टी है और प्लस 1 छुट्टी और ले सकते हैं अपनी मन से, 3 छुट्टी ले सकते हैं हफ्ते में। और ऐसी जॉब्स होती हैं, ठीक है, मैं बता दूं आपको। एक दूसरी जॉब है, सर हमें भी बता दो ऐसी जॉब्स। ये गवर्नमेंट होती है भाई, प्राइवेट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट जॉब होती है ऐसी, किसी भी बैंकों में नहीं होती है भाई सैटरडे संडे छुट्टी। वो तो अभी इनका वर्किंग हुआ है कुछ सालों से, क्या कहते हैं, दूसरे और चौथे को ही होता है वो भी, लेकिन पहले और तीसरे को तो बंद होता है, बैंक सारे बंद होते हैं सैटरडे संडे को। 2 छुट्टी तो उनकी कंपलसरी, और हफ्ते में अगर कोई फेस्टिवल पड़ जाता है कोई, उस बीच में मंडे से फ्राइडे एक और छुट्टी हो जाती है उनकी। तो वो ज़िंदगी के मज़े लेते हैं सरकारी वाले। तो अब मान लो एक 10,000 की जॉब है, इसमें 5 दिन काम करना है, 2 छुट्टी और एक और छुट्टी ले सकते हैं अपनी मन से, और कई तरीके की छुट्टियाँ होती है, ठीक है, कैजुअल लीव, सिक लीव, कई तरीके की छुट्टियाँ होती है, बीमार पड़ गए या कुछ भी हो गए उसकी भी होती है। एक और जॉब है जहाँ पे 12,000 रुपये की सैलरी मिलेगी और भाई 7 दिन काम करना है। तो कोई भी बंदा होगा, आप खुद बताओ किसको प्रेफर करोगे आप? क्या कह रहे हो? मेरे को सोने को मिलेगा, मैं तो एक को प्रेफर करूँगा। मैं तो ओ भाई, ये को पूछने की बात है, इसको कौन पूछ रहा है भाई? 2,000 रुपये मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे को नींद चाहिए, आराम चाहिए, 3 दिन का मज़े से आराम से उठूँगा 12 बजे, और क्या चाहिए, ज़िंदगी के मज़े लूँगा। तो कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, वो जो है इसी को ही सिलेक्ट करेगा। और वो क्यों सिलेक्ट करेगा? क्योंकि अच्छा, अब यहाँ तो नॉमिनल ज़्यादा मिल रही है, यहाँ तो 2,000 रुपये आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन भाई उसको नहीं चाहिए। उसको एक अलग कंडीशन है कि भाई अगर मान लो बहुत नीडी पर्सन है, उसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, वो हो सकता है बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले। लेकिन मोस्टली जो बंदे होंगे, अगर सब कुछ ठीक है फाइनेंशियली वगैरह, तो वो ए ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे, ये तय है। तीसरा जो होता है वो होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? मुद्रा की क्रय शक्ति। इसका क्या मतलब होता है?
मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति का मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति का मतलब ये होता है, जैसे कि होता क्या है, हर देशों के अंदर, अब जैसे मान लीजिए हर देशों के अंदर हमारी मुद्रा की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे 1 किलो सेब खरीदने के लिए 70 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। हो सकता है दूसरे देश के अंदर किसी में यही 1 किलो सेब जो हैं मान लीजिए 50 रुपये में भी आ सकते हैं, और दूसरे और किसी देश के अंदर हो सकता है 100 रुपये के भी आएँ। तो हर देश के अंदर जो परचेजिंग पावर जो होती है वो क्या होती है, वो होती है अलग अलग। जैसे जैसे आप सुनते होंगे, आपके उसमें जैसे बहुत ज़्यादा है, लोग वहाँ दुबई चले जाते हैं, ठीक है, काम करने के लिए। दुबई चले जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ से अर्न करके लाते हैं, मोस्टली होता है ऐसा, ठीक है। तो उसमें क्या है, वही है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। हो सकता है वहाँ से अर्न करके लाए, वहाँ की परचेजिंग पावर कुछ और है और यहाँ की परचेजिंग पावर जो है वो कुछ और है। तो ये भी फैक्टर जो है मैटर करता है रियल वेज के लिए। इसके अलावा फोर्थ जो फैक्टर होता है वो होता है नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब का मतलब क्या होता है, नेचर ऑफ जॉब, और पांचवा जो होता है वो होता है सोशल स्टेटस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इनके नाम से ही पता चल रहा है। देखो पहला समझेंगे सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस का मतलब क्या होता है, सोशल स्टेटस का मतलब ये होता है कि भाई जो जो पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ रहती है, क्या, कि यार जॉब सरकारी होनी चाहिए, ठीक है, जॉब बस सरकारी ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए सरकारी, क्योंकि भाई सरकारी जॉब के अंदर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं उनके हिसाब से, ठीक है। गाड़ी मिलेगी, रहने के लिए घर मिलेगा, ठीक है, छुट्टियां मिलती हैं और पेंशन मिलती है, और भी कई तरीके की ऐसी फैसिलिटी हैं जो कि सरकारी जॉबों के अंदर मिलती हैं। तो सरकारी आदमी है। हाँ सरकारी है, सरकार का जमाई है, ठीक है। तो उनके दिमाग में एक बात तय है कि भाई गवर्नमेंट जॉब से जो है सोशल स्टेटस रहता है, प्राइवेट जॉब से सोशल स्टेटस जो है वो नहीं रहता है। और नेचर ऑफ जॉब की अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ जॉब के अंदर जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, ठीक है। ए व्यक्ति क्या काम करता है, ए व्यक्ति जो है, और सोशल स्टेटस के अंदर ये भी आप कह सकते हो, सोशल स्टेटस के अंदर ये भी आप कह सकते हैं, मान लो एक ए व्यक्ति है एक बी व्यक्ति है, ठीक है। भले ही ये किसी सरकारी ऑफिस के अंदर पानी पिलाने का काम करता है, मान लो, ठीक है, ये पानी पिलाने का काम करता है नॉर्मल। और ये जो बी व्यक्ति है ये एक एमएनसी में है, मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता है ये, ठीक है। तो अब भी लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, अब भी लोग इसी को, अच्छा गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर है, अच्छा पानी पिलाने का काम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को काम क्या कर रहा है वो मैटर नहीं करता, जॉब सरकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट के अंदर जो है ये वर्किंग है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट, अरे छोड़ हटा, अब प्राइवेट जॉब है ना, नहीं प्राइवेट नहीं चलेगी जी। तो और दूसरी क्या है, नेचर ऑफ जॉब, कि जॉब की प्रकृति कैसी है। जॉब की प्रकृति हम यहाँ पे लिख देते हैं, नौकरी की प्रकृति। यहाँ पे भी फिर वही बात आ जाती है कि यार मान लीजिए एक ठेले वाला है, ठीक है, और एक बढ़िया एमएनसी कंपनी में काम करने वाला बंदा है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे जैसे कोई जो ठेले वाला है उनको इनको उतनी इज्जत नहीं दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा एमएनसी है, अब बढ़िया मस्त काम सूट वूट पहन के, तो उनसे कैसे बात करते हैं, हाँ जी सर, बताइए सर, जी सर। तो नेचर जॉब कैसी है ये मैटर करता है। ऐसे ही कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे रियल वेज किसकी ज़्यादा है, एमएनसी वाले की, ठीक है। भले यहाँ पे भी ऐसे ही कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी रियल वेज को जो है वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करते हैं।
चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि भाई मज़दूरी क्या होती है, मज़दूरी कितने तरीके की होती है, लेकिन मज़दूरी का निर्धारण जो है वो किस तरीके से होता है ये हमको समझना है। कैसे मार्केट के अंदर ये डिसाइड होता है, कैसे मार्केट के अंदर ये डिसाइड होता है कि इतनी मज़दूरी जो है, इतनी मज़दूरी जो है वो दी जानी चाहिए श्रमिक को। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस। मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, इसका मतलब जो है, इसका मतलब जो है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किस तरीके से डिटर्मिनेशन होती है। तो भाई यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन होती है बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसकी मदद से क्या होगा, जिसकी मदद से जो है डिटर्मिनेशन होती है। क्या? सबसे पहला जो है वो होती है मज़दूरों की मांग, वो होती है मज़दूरों की मांग, और दूसरा जो है वो है मज़दूरों की पूर्ति। मज़दूरों की पूर्ति, मज़दूरों की मांग और मज़दूरों की पूर्ति जिस पॉइंट पे आपस में बराबर हो जाते हैं वहीं पर क्या हो जाता है, वहीं पर जो है वेज रेट का डिटर्मिनेशन हो जाता है कि इतनी मज़दूरी जो है, इतनी मज़दूरी जो है वो बंदे को देनी है। तो सबसे पहले आप समझेंगे मज़दूरों की मांग क्या होती है और कौन करता है मज़दूरों की मांग। भाई सिंपल सी बात है, मज़दूरों की जो मांग करता है वो करता है उत्पादक। भाई आपकी उद्योग है, आपकी कंपनी, आपको वहाँ पे लोगों से काम करवाना है, आपको वहाँ लोगों से काम करवाना है, तो आप ही तो हायर करोगे लोगों को, लेबर को हायर करोगे, आओ जी काम करिए। तो मांग कौन करता है? मांग करते हैं उत्पादक, ठीक है। और पूर्ति कौन करता है? उसकी पूर्ति करते हैं हम लोग। भाई अगर हम काम करना चाहते हैं तभी तो हम बाज़ार में जाते हैं, हाँ जी हम काम करना चाहते हैं, हमें जॉब करनी है, तो पूर्ति हम लोग करते हैं। तो एक तरीके से आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाइक उपभोक्ता लिख देता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। पूर्ति हम लोग करते हैं, तो या नॉर्मल लोग लिख देते हैं, ठीक है, सामान्य लोग, या ये लिख देते हैं वह व्यक्ति जो नौकरी करना चाहता है, ये लिख दीजिए, वह व्यक्ति जो नौकरी करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है। जब कोई बंदा नौकरी करना चाहता है तभी वो जाता है, हाँ जी बताइए कि मेरे को काम करना है, मैं लेबर हूँ, चाहे फिज़िकली जॉब हो चाहे वो मेंटली जॉब हो, ठीक है। मज़दूर का मतलब यहाँ वो नहीं है कि जी ठीक है फावड़ा चलाना है और ईंट पत्थर उठाने हैं, मैंने बोला फिज़िकली या मेंटली, यहाँ पे मज़दूरी ट्रीट किया जाता है, चाहे दिमाग का काम हो चाहे कैसे फिज़िकल काम हो, वो लेबर ही मानी जाती है। तो अब भाई इसको चाहिए और हम ये सप्लाई करेंगे, जहाँ पे भी बराबर हो जाएंगे वहीं पे इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाएगा, वहीं पे वेज रेट डिसाइड हो जाती है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मज़दूरों की मांग और मज़दूरों की पूर्ति को जो है प्रभावित करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो फैक्टर है वो है मज़दूरों की उत्पादकता। सबसे पहला फैक्टर मज़दूरों की उत्पादकता जो है ये बताएगी, मज़दूरों की उत्पादकता जो है ये बताएगी कि एक उत्पादक मांग ज़्यादा करेगा या कम करेगा, ठीक है। मज़दूरों की उत्पादकता के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एमपी की। एमपी का मतलब क्या होता है? सीमांत उत्पादकता, ठीक है। अगर सीमांत उत्पादकता अगर ज़्यादा होती है तो मांग क्या होती है? मांग होती है ज़्यादा। अगर सीमांत उत्पादकता कम होती है तो मांग क्या होती है? कम। क्वेश्चन ये है सीमांत उत्पादकता क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये समझना है, सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है कि अगर दो मज़दूर मिलके 10 वस्तु बना रहे थे तो एक एक्स्ट्रा आने से, तीसरा मज़दूर आने से मान लीजिए 13 वस्तु बनने लग गई, तो वो जो एक एक्स्ट्रा लेबर आया, एक लेबर आने से कितनी वस्तुएं ज़्यादा बनी? एक लेबर आने से 3 वस्तु जो है वो ज़्यादा बनी। तो ये जो 3 वस्तु है ये क्या है? ये एमपी है। सीमांत इसको हम क्या कहते हैं?
इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं इसको एमपी। एक एक्स्ट्रा लेबर हायर करने से कितनी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो अगर एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से वस्तुएं ज़्यादा क्रिएट होंगी तो भाई और वो हायर करेगा, ठीक है बुलाओ। और अगर कम होंगी तो भाई फिर क्या होगा, फिर जो है फिर कम होगा भाई। लेकिन हमने ये पढ़ा है क्या कहते हैं उत्पादन फलन वाले चैप्टर के अंदर कि ये जो कर्व है ये इस तरीके का कुछ जो है बनता है। शुरू में तो ज़्यादा होती है ना। एमपी जो कर्व है वो जो है शुरू में तो ज़्यादा होती है, लेकिन फिर एक मिनिमम स्टेज के पहुंचने के बाद देखो यहाँ तक तो वो उसको वेज रेट ज़्यादा दे देगा। यहाँ पे तो इतनी वेज रेट देने के लिए तैयार है क्योंकि अभी वो बढ़ रही है, एमपी बढ़ रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तब तो वो इतनी लेबर हायर कर लेगा, ठीक है। लेकिन इतनी उत्पादन कर लेगा। लेकिन अगर देखो अगर यहाँ की बात करें तो अब तो प्रोडक्टिविटी घट गई, अब वो इतनी वेज नहीं देगा, अब वो वेज कम देगा। तो यहाँ पे वेज क्या हो गई, यहाँ पे वेज कम हो गई क्योंकि अब एक एक्स्ट्रा लेबर लगाने से प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसकी 3 अवस्था होती हैं, पहले बढ़ता है फिर कम होने लगता है फिर जो है नेगेटिव हो जाता है। 3 तरीके की अवस्थाएं होती हैं इसके अंदर भी। तो भाई शुरू में जब ये बढ़ता है तो ही वो ज़्यादा वेजेस देगा, अदरवाइज़ वो जो है ज़्यादा वेजेस जो है वो नहीं देगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है तकनीक मैटर करती है कि आपको ज़्यादा लेबर की डिमांड पड़ेगी या कम। तकनीक 2 तरीके की होती है, एक होती है श्रम प्रधान और एक होती है पूंजी प्रधान। श्रम प्रदान का मतलब क्या होता है, श्रम प्रदान का मतलब होता है आप लेबर से काम करवाते हो, लेबर को हायर करते हो, मशीन का यूज़ नहीं करते। तो अगर आप लेबर को हायर करते हो तो भाई मांग ज़्यादा होगी। और अगर पूंजी प्रदान का यूज़ करते हो, आप कैपिटल का यूज़ करते हो मशीनों का, तो सिंपल सी बात है जब मशीनों का यूज़ कर रहे हो तो लेबर का क्या काम, फिर मशीन करेगी फिर तो सारा काम। जहाँ पे जिस कंपनी के अंदर मशीन है ही नहीं, लेबर है, वहाँ ज़्यादा लेबर चाहिए, और जहाँ मशीनें हैं वहाँ पे लेबर का क्या काम, एक बंदा देखेगा मशीन चल जाएगी, वहाँ पे लेबर की ज़रूरत ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी मैटर करती है, आपको डिमांड ज़्यादा पड़ेगी लेबर की या कम पड़ेगी। वस्तु की मांग, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी मार्केट के अंदर डिमांड कैसी है। अगर उसकी मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है, अब अभी जब बाहर मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा होगी तभी तो आपको भी ज़्यादा वस्तु बनानी पड़ेगी, तो ही तो लेबर ज़्यादा चाहिए। अगर मार्केट के अंदर उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा है तो आपको लेबर की मांग भी ज़्यादा पड़ेगी। अगर उस वस्तु की डिमांड ही नहीं है, मार्केट के अंदर कोई ख़रीदता ही नहीं, तो फिर लेबर को हायर करके क्या करोगे, लेबर का कुछ काम ही नहीं है, तो डिमांड कम होगी। तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उस वस्तु की मांग बाज़ार में कैसी है वो मैटर करता है। और लास्ट जो फैक्टर है वो है पूंजी का मूल्य, ये 5वां फैक्टर है। चौथा, इसका मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फैक्टर जो होते हैं ना वो बेसिकली 2 चीज़ें की अगर हम बात करें, एक होता है पूंजी और एक होता है श्रम, ठीक है। जो मैंने आपको बताया तकनीक 2 तरीके की होती है, लेबर और कैपिटल। तो आप अगर ये देखें, आपको उत्पादन करना है, अगर लेबर को हायर करोगे भाई 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी देनी पड़ेगी 1 महीने की। अच्छा जी ठीक है। पूंजी की अगर बात करें तो मशीन की बात चल रही है। मान लो एक मशीन है 20,000 रुपये की आएगी, पूरे साल चलेगी। बताना ज़रा किसको लगाओगे आप। मशीन खरीदोगे 20,000 की आएगी, पूरे साल चलेगी। मशीन खरीदोगे, सिंपल सी बात है भाई, पूरे साल चलेगी। 20,000 ठीक है, ज़्यादा पैसे लग रहे हैं लेकिन चलेगी तो पूरे साल ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 10,000 रुपये की आएगी, 1 महीना चलेगी। यहाँ पे करेंगे अगर हम करेंगे 12 महीने तो भाई ये तो 1,20,000 रुपये हो गए हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, यहाँ ख़त्म, 20,000 में बात, 1,00,000 रुपये बच रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं लेबर को कैपिटल से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ,
क्या मैं लेबर की जगह मशीन लगा सकता हूँ? क्या मेरे को पैसे बचेंगे? अगर हाँ तो ठीक है भाई, मशीन लिया और कैपिटल को सब्सिट्यूट, मज़दूरों को सब्सिट्यूट कर दे। तो ये 4 फैक्टर हैं जो कि डिमांड को बताते हैं। डिमांड अगर भाई हो सकता है तो डिमांड कम होगी, और अगर नहीं हो सकता तो डिमांड ज़्यादा होगी। तो इसका जो कर्व होता है वो होता है कुछ इस तरीके का। मशीन मशीन को चलाने के लिए भी तो तो मजदूर मशीन को चाहिए ना। चलाने के लिए तो एक ही तो चाहिए ना, एक बंदा देख लेगा मशीन को चलाने के लिए, और अगर मशीन नहीं होती तो फिर 10 बंदे हायर करने पड़ते। एक बंदा और 10 बंदे की डिमांड देखिए ना। तो इसका जो कर्व बनता है वो बनता है इस तरीके से। यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं मजदूरी, और यहाँ पे हम लिखते हैं मज़दूरों की संख्या लिख सकते हो। देखिए, जब वेजेस बहुत ज़्यादा है, इतनी वेजेस है, तो उत्पादक कम डिमांड करता है कि भाई नहीं कम चाहिए। लेबर और सस्ती हो गई, लेबर सस्ती हो गई, W1 हो गई, तो उत्पादक ज़्यादा डिमांड करेगा। और लेबर सस्ती हो गई तो और डिमांड करेगा। भाई उत्पादक क्या चाहता है? सस्ती से सस्ती लेबर मिले। तो जितनी सस्ती लेबर होगी वो उतनी डिमांड ज़्यादा करेगा, और जितनी महंगी लेबर होगी वो उतनी डिमांड कम करेगा। तो डिमांड कर्व तो बन गया ऐसे। अब हम बात करते हैं सप्लाई कर्व की, फिर दोनों को मिला देंगे, डिटर्मिनेशन हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें पूर्ति की अगर बात करें तो इसको 2 फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो होता है वो होता है गतिशीलता। गतिशीलता गतिशीलता का मतलब क्या होता है? गतिशीलता का मतलब ये होता है कि बंदा कहीं भी जा, जो मज़दूर है, जो लेबर है, वो कहीं भी जा सकता है, फ्री है। मतलब कि पहले मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है, इसने सैलरी कम कर दी, मैं दूसरी में चला जाऊंगा। दूसरे वाले ने भी कम कर दी, मैं तीसरे में चला जाऊंगा। तीसरे वाले ने भी कम कर दी, मैं चौथे में चला जाऊंगा। तो सप्लाई किस बेस पे डिसाइड होती है? अगर सप्लाई किस बेस पे डिसाइड होती है? मोबिलिटी पे, गतिशीलता पे, कि मज़दूर एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है या नहीं जा सकता। अगर जा सकता है, फ्री है, तो भाई पूर्ति ज़्यादा होगी। अगर गतिशीलता है तो पूर्ति जो है वो ज़्यादा होती है, और अगर गतिशीलता नहीं है तो पूर्ति जो है वो कम होती है, क्योंकि जब वो जा ही नहीं सकता तो काम कैसे करेगा। और जो दूसरा इसके अंदर सबसे बढ़िया चीज़ है वो होता है, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, ये आपके लिए है पूरा का पूरा। इसको कहते हैं काम आराम अनुपात। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए ही बना है, ठीक है। देखिए, समझिए इसको। ये यही है जो ये है काम को सिलेक्ट करोगे या आराम को? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? बताइए, काम को सिलेक्ट करेंगे या आराम को? काम ज़्यादा पसंद है या आराम? हाँ, शर्म नहीं आ रही कहते हुए काम? देख तो लो, हे भगवान। देखो यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये आपके लिए ही है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए ये कैसे किस तरीके से बनता है सप्लाई कर्व बनता है इस तरीके से। मान लो आपको यहाँ पे दिया x, यहाँ पे दिखा y, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं वर्किंग आवर्स, काम करने के घंटे, और यहाँ लिखते हैं मजदूरी। अब समझिए ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। पहले आप आप ही गए किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, और आपको बोला गया ठीक है भाई 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी, और 8 घंटे की जॉब है भाई तेरी, 8 घंटे काम करना है, ठीक है। 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है। आपने बोला ठीक है जी, 9 बजे आऊँगा, 5 बजे जाऊँगा। पहली कंडीशन क्या हो गई? 9 से 5 की, 8 घंटे हो गए जी। आपने बोला ओके, 10,000 रुपये। आपके मालिक ने बोला मेरी बात सुन, तू अगर 10 घंटे काम करेगा तो मैं तेरे को 12,000 सैलरी दूंगा, 12,000 दूंगा अगर 10 घंटे काम करेगा। आपने बोला अच्छा, अगर 10 घंटे काम करूंगा तो 12,000 दोगे? चलो ठीक है, कल से मैं 10 घंटे काम करूंगा। तो आपकी जो शिफ्ट हो गई, आपकी शिफ्ट हो गई 9 से 7 की, 10 घंटे हो गया जी। अब आपने बोला ठीक है, क्योंकि अभी पैसे चाहिए, मज़े आ रहे हैं। आपके मालिक ने बोला मेरी बात सुन,
अगर तू 12 घंटे काम करेगा तो मैं तुझे दूंगा 16,000 रुपये। आपने बोला है 16,000, चलो ठीक है 16,000 रुपये देना, मैं 12 घंटे काम करूँगा आज से। आप इसमें भी क्या हो गए, इसमें भी राज़ी हो गए। अब आप पुराने भी होते जा रहे हो, है ना, वही काम कर रहे हो इतने सालों से, आपकी सैलरी बढ़ती जा रही है, एक एक साल में बढ़ती है सैलरी भी। अब 12 घंटे काम कर रहे हो आप, 12 घंटे, 9 से 9 की शिफ्ट हो गई आपकी, सुबह 9 से रात के 9, ठीक है। तो अभी आपका सप्लाई कर्व कैसे जा रहा है, अभी आपका सप्लाई कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है जी। मान लो 3 साल हो गए आपको काम करते करते, पहले आप 1 साल ऐसे करा, 1 साल ऐसे करा, 1 साल ऐसे करा, अब 3 साल हो गए, अब आप पुराने हो गए, ठीक है। जब कोई एम्प्लॉई पुराना हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब क्या हो गया, अब आप काम से ऊब चुके हो, ठीक है, क्योंकि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, वही काम करना है। अब आप काम से ऊब चुके हो, अब आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा, ये फैक्ट है और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, कहीं पे भी आप अप्लाई करते हो ये अप्लाई होती है। अब आपके मालिक ने बोला उज़ैफा मेरी बात सुन ले, सुबह जो है तुझे आज से 9, पहले तो 9 से आता था, अब तुझे आना है, अब तू 12 घंटे की जॉब कर रहा है, और अगर तू 15 घंटे की जॉब करेगा मैं तेरे को दूंगा 20,000 रुपये। कितने दूंगा, 20,000 रुपये दूंगा अगर तू कितने घंटे काम करेगा, 20 घंटे काम करेगा, 20 घंटे। आपने बोला 20 घंटे काम करूंगा तो 20,000 रुपये दोगे। तो अब क्या होगा, अब आप हो चुके हो पुराने, अब अभी आप काम को सिलेक्ट कर रहे थे और अपने आराम को छोड़ रहे थे, क्योंकि अभी आपको पैसों की ज़रूरत थी, तो आपने पैसों के लिए अपने आराम को छोड़ दिया, अपनी निंदिया को छोड़ दिया और काम को सिलेक्ट कर लिया। अभी आप काम को सिलेक्ट करे जा रहे थे, इसको रिजेक्ट करे जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको जितना चाहिए था उतना मिल गया, आप सेटिस्फाई हो चुके हो 16,000 में, 3 साल 4 साल से काम कर रहे हो। अब अगर वो आपको ज़्यादा पैसे भी देगा ना, तो आपका ये जो कर्व है ये अब आगे नहीं जाएगा, अब ये आपका जो कर्व है ये पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। ये जो कर्व है ये पीछे की तरफ जो है ये आपका कर्व मुड़ जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो, इसको आप जो है इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे बना दो। चलो, इसमें क्या हुआ, आपको सैलरी मिल रही है 20,000 रुपये और आपकी प्रोडक्टिविटी अब भी देखो, अब भी उतनी है। कितनी, अब भी आप कहने को तो उसने क्या बोला आपको कि भाई अगर 15 घंटे काम करेगा तो दूंगा 20,000 रुपये, और आप काम कितने घंटे कर रहे हो, 12 घंटे, 3 घंटे क्या कर रहे हो, मौज ले रहे हो ज़िंदगी के। उनने बोला मैं तेरे को 25,000 रुपये सैलरी दूंगा अगर तू 18 घंटे काम करेगा। उल्टा अब आप क्या कर रहे हो, उल्टा अब आप जो है उल्टा ले 11 घंटे काम कर रहे हो। तो होता क्या है, इसको कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर का पीछे की ओर मुड़ता हुआ पूर्ति वक्र। इसका मतलब क्या है कि शुरू में तो जो लेबर होती है वो पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब क्या होता है, पहले तो वो काम को सिलेक्ट कर रहा था, आराम को छोड़ रहा था, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो फिर आराम को सिलेक्ट करने लगता है, काम को छोड़ देता है। तो इसका जो कर्व है वो बेसिकली इस तरीके से बनता है कि ठीक है, पहले तो मैं इतनी देर से काम कर रहा था, इतनी देर से और ज़्यादा काम कर रहा था, इतनी देर से और ज़्यादा काम कर रहा था, लेकिन भाई ये जो पॉइंट आया, ये जो मोड़ आया ज़िंदगी में, उसके बाद फिर उल्टा ही हो गया। अब आप तुम ज़्यादा भी दोगे ना, मैं फिर भी कम काम करूँगा, क्योंकि क्या हुआ, अब आलस आ गया। आलस जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है ना जी। तो अब आप क्या हो गया, मैं चलना थोड़ा झपकी मार लेता हूँ, इससे बढ़िया तो मज़े लेता हूँ ज़िंदगी के। तो ये है सप्लाई कर्व लेबर का, ये बैकवर्ड बेंडिंग होता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद लेबर आराम को प्रेफरेंस देती है, ना कि काम को। आपने दोनों समझ लिए, अब सिंपल है।
मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा? मजदूरी का जो निर्धारण है वो कैसे होगा? जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगे। तो इसका निर्धारण होगा कुछ इस तरीके से, डिमांड कर्व बना दीजिए, डिमांड कर्व बना दीजिए, ये हो गया डिमांड कर्व, और सप्लाई कर्व पूरा नहीं बनाना, केवल इतना बना सकते हो, उसके बाद ये मुड़ जाएगा, ठीक है, ये केवल इतना बना सकते हो। तो जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पे क्या हो जाता है, वहीं पे जो है वेज का निर्धारण हो जाता है कि भाई इतने पे इतने मज़दूरों को हायर किया जाएगा, मज़दूरों की संख्या। तो भाई कितनी वेज डिटरमाइन होगी, ये मज़दूरों की मांग और मज़दूरों की पूर्ति बताएगी कि कितनी वेज पे कितनी लेबर को हायर किया जाएगा। मांग को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मज़दूरों की उत्पादकता है, तकनीक है, वस्तु की मांग है, पूंजी का मूल्य है, और पूर्ति को प्रभावित करने वाले अपने तत्व होते हैं, गतिशीलता है, काम आराम अनुपात है। तो इसको प्रभावित करने वाले अपने फैक्टर्स होते हैं। ये फैक्टर्स बताते हैं कितनी मांग रहेगी और कितनी पूर्ति रहेगी, और उसी के अकॉर्डिंगली मजदूरी का निर्धारण होता है किसी भी बाज़ार के अंदर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये है आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, जिसके अंदर आपने समझा है, पहले मैंने समझाया मजदूरी क्या होती है, मजदूरी कितने तरीके की होती है, नॉमिनल क्या होती है, रियल क्या होती है, रियल को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा होती है, और डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा।